So the Afghanistan's flag was hoisted and anti-Pakistan leaflets were dropped by the Afghan Air Force. तो फिर पाकिस्तान का जो है वो झंडा जो है वहाँ से हटा दिया गया और अफगानिस्तान का लहरा रहा था, ठीक है, एयरफोर्स और उस वाले में चीज़ों में। फिर आपका नेक्स्ट आ गया असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली खान। So the assassination of Pakistani Prime Minister Liaquat Ali Khan by an Afghan national in 1951 further deteriorated the already fragile relations. आप सीक्वेंस देखने की कोशिश कीजिए ना कि 1947 से चली बात आपकी फर्स्ट इंडिया से होगी, फिर डिपार्चर ऑफ कायदे आज़म, फिर जो रिकग्निशन पे प्रॉब्लम हो गई। अब एक जब नया कंट्री बनना है तो उसको अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इंडिया तो पहले ही था प्रॉब्लम में, फिर आपका ये आ गया अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो जब आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न, इंडिया कहाँ लोकेटेड है पाकिस्तान के, ठीक है, तो आपका ईस्टर्न बॉर्डर भी सिक्योर नहीं है, आपका वेस्टर्न बॉर्डर भी सिक्योर नहीं है। एट अ टाइम्स 1965 में आपका वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से सुकून रहा था, वो एक ऐसा फेज आया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, तो हमारा सिर्फ फोकस इंडिया पे था, तो हमने अपने ईस्टर्न बॉर्डर को डिफेंड करना था, तो वेस्टर्न साइड से हम थोड़ा सा रिलैक्स उसमें थे। अभी कल का ही आप देख लें वो जो DI खान में जो वो हुआ है, ठीक है, तो नाउ अब दे आर थिंकिंग कि हम अफगानिस्तान को इस चीज़ का जवाब देने की बारी आ गई है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड फेज आपका था, इस वाले फेज में तो इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ आ गई। डू यू वांट मी टू डिक्टेट, लिखवा दूँ ये सारी बातें? हाँ, मैं इसको शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। देखिए, यूनाइटेड नेशन में जब पाकिस्तान गया है तो अफगानिस्तान ने सबसे पहले इसकी मुखालफत की है, ठीक है। तो अब जब वो उन्होंने मुखालफत की है तो वो फिर जाहिर है उसको प्रॉब्लम तो है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो ये चाह रहा था कि जो बलूचिस्तान और KPK है वो हमें वापस दिया जाए, वो हमारी टेरिटरीज हैं, और आज तक हम वो उसमें प्रॉब्लम में हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ और ये थोड़ा सा ओवरऑल बताना चाह रही हूँ मैं कि इसमें क्या लिखा हुआ था, ठीक है। The relationship between Afghanistan and Pakistan has always been difficult. This has been true since the time of the founding of Pakistan, when Afghanistan at first had voted against admitting Pakistan as a member of the United Nations. The contested Durand Line drawn up by the British colonial power has remained an ongoing point of conflict since Pakistan considers it its international border, ठीक है, while Afghanistan does not recognize it. हमारा वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया है, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान का चूंकि वो ड्यूरन लाइन थी तो उन्होंने कहा कि हमारा एरिया है, तो प्रॉब्लम इसलिए वहां से चल रही है। In the last decades, the relationship between both countries has remained complicated and was often characterized by political confrontation. While Pakistan's assistance in the struggle against the Soviet occupation was often appreciated, what has been perceived as meddling in Afghan affairs by many Afghans has created difficulties and resentment. अभी सोवियत वाली जो बात वो तो बहुत बात की है, हम अभी फिलहाल शुरू से ही फर्स्ट फेज में चल रहे हैं और अब हम आते हैं सेकंड फेज में। सेकंड फेज में दो इवेंट्स हुए थे मेजर, एक आपकी 1965 की वॉर हुई थी, इस वाले फेज में 1965 की वॉर हुई थी और आपके 1971 की वॉर हुई थी। तो रिलेशनशिप में ये चीज़ें आपने सेकंड फेज को लेके चलनी है। अच्छा जी, 1965 वॉर और 1971 वॉर।
यू पीपल विल गेट दिस स्टफ इन सॉफ्ट कॉपी, आपके पास आ जाएगा, तो अगर कोई चीज़ पॉइंट मिस भी हो जाएगा तो डजेंट मैटर, यू विल गेट इट। अपनी अपनी जगह पे दोनों ही जीत गए थे, जीता बेसिकली पाकिस्तान ही था। तो भाई वो क्यों एक्सेप्ट करें कि हमने चले चलते हैं। अच्छा जी, 1965 की वॉर में क्या हुआ सुन लीजिए प्लीज। The relations were improved to such an extent that during the 1965 India-Pakistan war, Afghanistan sided with Pakistan, which enabled Pakistan to fully concentrate on its war with India and worry less about the security of its western borders. वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ से जब टेंशन नहीं थी तो फिर इंडिया के साथ अच्छे तरीके से फिर ताल्लुकात तो नहीं थे, जंग वाले ताल्लुकात फिर अच्छे तरीके से हुए थे। अच्छा जी, 1971 की वॉर में क्या हुआ, किंग जाहिर शाह इन हिज स्टेट विजिट ऑफ 1968 was given a very warm welcome by पाकिस्तान। अब किंग जाहिर शाह वो जो पहले पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे, अब 1968 में क्या हुआ कि ही विजिटेड पाकिस्तान। देखिए, as you all know, there is no permanent friends and enemies in international relation, only the interest matters। आज का दुश्मन कल का दोस्त और कल का दोस्त आज का दुश्मन, ठीक है। तो ये अप्स एंड डाउन गवर्नमेंट लेवल पे होते रहते, कभी दुश्मन बन जाते हैं और कभी वो एक बात बुरी लग गई तो जी बस सारी प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है। तो अब वो जो 1948 में या 47 में जब वो पाकिस्तान की रिकग्निशन की बात थी तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन 1968 में ताल्लुकात थोड़े से बेहतर हुए। ये जब आप चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगी, तो फिर जब वो आप पूरे पैराग्राफ्स इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ेंगे तो वो आपको फिर थोड़ा सा आइडिया होता जाएगा। अब चूँकि क्लास में इतना टाइम भी नहीं है कि हम पूरा डिस्कस कर लें, तो मैंने फिर इसको जस्ट शॉर्ट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। ऑल राइट, सो ही विजिटेड पाकिस्तान। So Pakistan's decision to disband one unit led to further warmth in Pak-Afghan relations, including increase in economic cooperation and mutual understanding। तो जो आपका 1971 वाला जो फेज था उसमें पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के इकोनॉमिक रिलेशंस डेवलप हुए थे, ठीक है। Afghanistan maintained strict neutrality during the 1971 war between India and Pakistan and refrained from taking advantage of Pakistan's pre-occupation in war। तो 1971 की वॉर में अफगानिस्तान जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पे रहा था, ना इधर सपोर्ट कर रहा था और ना उधर सपोर्ट रहा था। एंड समटाइम्स इट इज बेटर टू बी एट न्यूट्रल पोजीशन, अदरवाइज यू विल गेट इनटू ट्रबल। क्लियर होगी बात? Now the third phase has come from 1973 till 1978। अच्छा जी, अब इसमें 4-5 चीजें आपकी हुई क्या। नंबर 1, डिस्पोजिशन ऑफ जाहिर शाह। नंबर 2, पाकिस्तान सपोर्ट टू एंटी दाऊद फोर्सेस। 3, सोल रेवोल्यूशन। 4, कम्युनिस्ट रिफॉर्म्स इन अफगानिस्तान एंड इट्स इफेक्ट ऑन पाकिस्तान और एलिमिनेशन ऑफ तरक्की, ठीक है। डिस्पोजिशन ऑफ जाहिर शाह, देन पाकिस्तान सपोर्ट टू एंटी दाऊद फोर्सेस, फिर आपकी सॉल रेवोल्यूशन हुई, देन कम्युनिस्ट रिफॉर्म्स इन अफगानिस्तान एंड इट्स इफेक्ट। ये मैं सारे पॉइंट्स लिख दूं? तो जब व्हेन यू गेट द सॉफ्ट कॉपी तो फिर क्या टेंशन है, जब मिल जाएगी तो उसको फिर कर ले। हाँ, ये मैं इसीलिए क्लास में ज़्यादा लिखवा रही होती हूँ, क्योंकि इस पर डिस्कस करें जो पॉइंट्स आप लिख लेते हैं वो जहन में रहते हैं, बाकी
किताबें नहीं खोली जाती और पढ़ी जाती, इट इज़ वेरी हार्ड। अच्छा जी, अच्छा अब क्या हुआ 1973 में, क्या हुआ, डिस्पोजेशन ऑफ जाहिर शाह इन जुलाई 1973। सरदार दाऊद, an ardent champion of the Pakhtunistan issue, deposed King Zahir Shah while he was on visit to Europe. यूरोप गए हुए थे और जो क्या थे आपके दाऊद साहब, उन्होंने उनका तख्ता उलट दिया with the help of leftist forces and in convenience with the Soviet। ठीक है, दूसरी जाहिर जो ताकतें थी उनके साथ मिलके उन्होंने उनको ही ख़त्म कर दी गवर्नमेंट को 1973। Then what happened? Pakistan support to anti-Daud forces. अब considering Daud a serious threat to Pakistan integration, Pakistan government decided to support anti-Daud forces. अब पाकिस्तान उसके खिलाफ हो गए थे। सरदार, पूरा क्या नाम था? सरदार अब्दुल सत्तार दाऊद। ठीक है, तो अब पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे। सो इन जी 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 पूछिए। अच्छा सवाल है भाई। देखें ना, आपका जो यूएसएसआर थे, ये जो पूरा आप कंट्रीज देखें, ये जो उज़्बेकिस्तान और ये जितने भी तान कंट्रीज हैं, ये सब उसी के अंदर, उसी के उसमें लोकेटेड थे ना। तो उस टाइम तो यही दौर चल रहा होता था ना कि आप वहाँ से कब्जा करके वहाँ करके यहाँ ये वाली जो पॉलिटिक्स चल रही होती थी, तो डेफिनेटली वो सपोर्ट करने थे, तो तभी कुछ होता। देखिए, किसी की गवर्नमेंट को अगर टॉपल करना होता है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अपने इंटरेस्ट में लेती है, या उनके कुछ एग्रीमेंट्स, सीक्रेट एग्रीमेंट्स होते हैं, तो तभी वो करते हैं कि उसको गवर्नमेंट को हटा के और फिर दूसरी को ले आया जाए। 100 साल में देखें कि उस एक सदी में वहाँ पे क्या हुआ है, किस किस ने ऑक्यूपाइड किया, ये सब करेंगे। अब अगर आप 1893 पे जब ड्यूरेंट लाइन का आया था, तो ड्यूरेंट लाइन से पहले आप शुरू कर लें 1893 में से, तो आप 1800 से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा 1800 में पाकिस्तान का वजूद तो नहीं था, बट यूनाइटेड इंडिया का तो था। ठीक है, अब इतने सब जब आप चीज़ें कवर करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो फिर आपको इनका ये इशू बेसिकली समझ आना शुरू होगा। हाँ, देखें, आपने क्या करना होता है कि पूरी हिस्ट्री नहीं लिखनी होती, आपने सिर्फ उन इवेंट्स को पिक करना होता है कि जिन इवेंट्स ने कोई एक ड्रास्टिक चेंज आया। बाकी तो खिच हर इशू में, हर मुल्क में कुछ ना कुछ चल ही रही होती है। तो एवरी डे बहुत कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन हम सब की अटेंशन किन इश्यूज पे जाती हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, या जिससे कोई ज्यादा। अब जैसे इकोनॉमी, आगे आप इकोनॉमी को ले रहे हैं, तो आज रोज वो डील्स हो रही हैं, कुछ हो रही हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा हो जाता है जिससे कोई या तो बहुत प्रॉफिट आ जाता है या बहुत बड़ा अपसेट हो जाता है, तो आप फिर उन इवेंट्स को पकड़ते हैं। तो आपने भी जब ये हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि किन किन चीज़ों पे फायदा हुआ था और किन किन पे नुकसान हुआ था। लेकिन पेपर में ये इतना सारा नहीं लिखना है आपने, कोई भी नहीं इतनी लंबी पढ़ेगा पेपर में, आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। अब ये नहीं कि आप 2 सफ़ों पे पूरे आपने 200 साल की बात लिख दी, तो कोई भी नहीं उसको पढ़ेगा। जस्ट उसको मिनिमाइज करते 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 फिर आप इस पे आए। ठीक है, अब पाक अफगान पे आप बात जाहिर है शुरू ही 47 से करेंगे। हाँ, अगर कोई अफगानिस्तान पे क्वेश्चन आएगा तो फिर आप 100-200 साल पीछे जा सकते हैं। तो अगर 1947 से आपने शुरू करनी है, तो हद से ज्यादा आप शुरू कर लें बात। अगर हिस्ट्री लेके भी आपने ट्रेस करनी है हिस्ट्री, तो 1900 से कर लीजिए। ठीक है, 1900 में तो आपकी पाकिस्तान की मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी ना। ठीक है, नहीं तो आप ज्यादा कुछ और जाना हो पीछे, तो 1857 से शुरू कर लीजिए।
इतना नहीं याद कर सकते ना, तो बस सही है। इतना नहीं याद कर सकते हैं तो फिर 1940 से कहानी शुरू कर लीजिएगा, ठीक है? 47 ही ठीक है। देखें मेरी बात सुने, चीज़ों को ना सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी, चीज़ों को ना याद करने की नीयत से नहीं पढ़ें कि मुझे याद रहता है या नहीं रहता, नहीं, उसको सिर्फ समझें कि जो आज तक बात पहुंच रही है उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर वो आपको समझ आ जाएगा, वो पेपर में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो जब आपके क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो जाती हैं पेपर में, ऑल्दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट व्हेन यू विल राइट इट विद सर्टेन रेफरेंसेस एंड जस्टिफिकेशंस। तो जब आप कोई चीज़ जस्टिफिकेशंस के साथ लिखते हैं, ओनली देन योर आंसर इज़ अप्रोप्रिएट, और फिर लोगों को अच्छा लगता है उसको पढ़ने के लिए, ठीक है? ज़्यादा पिछली बात लिखनी शुरू कर देंगे तो कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा कि ये क्या बात है, इट्स इररेलेवेंट टू। अब जैसे मैंने क्लास के स्टार्ट में आपको अफगानिस्तान की बताई हिस्ट्री, तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ 5000 ईयर्स ओल्ड। अगर मैं आज इसको 5000 ईयर्स ओल्ड को डिस्कस करने बैठ जाती तो इस टाइम आप लोगों का क्या इम्प्रेशन होता कि यार ये पाक अफगानिस्तान का टॉपिक है और ये मैडम किधर फंसी हुई है अभी तक, कौन कौन सी बाउंड्रीज बता रही हैं, कौन कौन सी करनी है, वो फिर आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता, ठीक है? तो बस ज़ाहिर है 20-30 साल पुरानी कहानी को देख लीजिए। बात तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? देर आर मैनी डॉक्यूमेंट्रीज, उनको देखना शुरू करें आप। बुक्स हैं, अच्छा बुक्स ना इतना इंटरेस्ट लूज हो जाता है, नहीं पढ़ी जाती किताबें ऑनेस्टली। हाँ, तो आप जो इससे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई होती हैं, ये जो मूवीज़ बनी हुई होती हैं, वो आप देखें। हाँ, मैं बल्कि कल मुझे किसी ने कहा था कि आज तुम क्लास में कोई डॉक्यूमेंट्री ले जाओ और वो दिखाओ। मैंने कहा पहले मुझे यहाँ पे सिस्टम चेक करना पड़ेगा कि वो है या नहीं। तो मैं आपको ये अफगानिस्तान और ये वाली डॉक्यूमेंट्री एक दिखाना चाहती थी। तो थ्रू ऑडियो विजुअल यू लर्न अ लॉट, माइंड में रह जाती। अगर आपने जैसे मुग़ल डायनेस्टीज का पढ़ना है सारा, वो क्या था, अप्स एंड डाउन, ज़हीरुद्दीन से शुरू करके जो आप आखिरी बहादुर शाह ज़फ़र तक आएंगे, तो वो तकरीबन 1 से 2 घंटे की है डॉक्यूमेंट्रीज़। आप वो देखेंगे तो वो उसमें 5 to 10 मिनट्स की सबकी स्टोरीज़ हैं, और उन स्टोरीज़ में भी दे हैव ओनली डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, कि जिसकी वजह से कहाँ मुग़ल एम्पायर राइज हुई, कहाँ वो डाउनफॉल का शिकार हुई, फिर राइज हुई और फिर आई, ठीक है? तो जब तक ये, या तो आप थोड़ा सा 1 हफ्ता पहले इन इश्यूज़ को समझने में के लिए लगाएं, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें। अभी एग्ज़ाम्स भी फाइनल नहीं हुआ है कि कब होने हैं। ये थोड़ा सा ना रीजन को पहले पढ़ना शुरू करें। आपका जो सब कॉन्टिनेंट वाला जो रीजन है, पहले इसको पढ़ें कि इसमें ऑटोमन एम्पायर्स थी, आपकी मुग़ल एम्पायर्स थी, तो ये इनका क्या क्या हो रहा, कौन सी ताकतें आई, ब्रिटिश कॉलोनीज़ जो बनी हैं। जब तक ये बात नहीं समझ आएंगी तब तक आप नहीं कर सकते। जैसे वो रूल ब्रिटानिया है, आपने सुना है वो रूल ब्रिटानिया वाला? वो उसमें वो अंग्रेज़ों ने ही अपना एक सॉन्ग बनाया हुआ था कि ब्रिटानिया रूल्स द वर्ल्ड एंड ब्रिटानिया रूल्स द वेव्स, इस तरह करके। वो यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिएगा तो उनमें आपको इंटेंशंस भी उनकी नज़र आ जाएंगी। प्लस वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखे गए हैं ब्रिटिशर्स, वो आज तक हमारे लिए फ्रूटफुल थे। कैसे वो हमारे जो एम्पायर्स थी, वो आपने अगर थोड़ा बहुत एम्पायर, मुग़ल एम्पायर्स की हिस्ट्री पढ़ी है आप लोगों ने? थोड़ी बहुत पढ़ी है? नहीं। आई सजेस्ट यू, आज आप जाएं आप घर वापस, तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे ज़रा मुग़ल एम्पायर्स पढ़ें, ठीक है? मुग़ल एम्पायर्स पढ़ें, ब्रिटिश एम्पायर्स पढ़ें, ठीक है? ये आपके इस पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ने के लिए ये 2-3 एम्पायर्स पे आपका नॉलेज और आपकी ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है। जब ये आप लोगों को समझ आ जाएंगे ना,
तो फिर आपको इश्यूज को हैंडल करने में प्रॉब्लम ही होगी। हार्डली 1 आवर की डॉक्यूमेंट्री है, अगर कहते हैं तो कल भी हमारी क्लास है तो आई कैन शो एनी डॉक्यूमेंट्री। हाँ, वो चीज़ें देखने के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है, तो वो जब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। हाँ, ये भी सही हो सकता है कि आप लोग वो चीज़ें देख लें या हम क्लास में देख लें। हाँ, क्लास में देखने का सिर्फ एक एडवांटेज ये हो जाएगा कि देन एंड देयर हमारी म्यूचुअल डिस्कशन हो जाएगी, तो वो जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। घर में मे भी आप अकेले देख रहे हो तो इतना इंटरेस्ट ना हो, बट व्हेन वी वॉच समथिंग कलेक्टिवली तो वो उसमें फिर डिस्कशन होती है, तो वो ज़्यादा। कल क्लास में, कल वैसे इन्होंने शेड्यूल में तो दिया हुआ है पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, लेकिन अभी तो अफगानिस्तान ही नहीं शुरू हुआ, तो इंडिया में हम कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो 19 फरवरी हाँ हाँ, देखें मेरी बात सुने, ये जो पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, आईआर हो गया या पॉलिटिकल साइंस हो गई, ये चारों हैं एक ही नेचर के। ठीक है, अगर आप अभी अफगानिस्तान का रिलेशन पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ें तो ये करंट अफेयर्स में नहीं हेल्प करेगा आपको। ठीक है, करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा, चले आईआर में नहीं है, नहीं आईआर में भी है आपके पेपर 2 में रिलेशन। तो अगर किसी रिलेशन को एक दफा आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर किसी जगह हिस्ट्री तो विल नेवर चेंज, हिस्ट्री तो जो थी वो है, ये आज भी नहीं चेंज हुई है। तो अगर वो हिस्ट्री आपकी सेम रह जाती है, आपको जहन में बैठ जाएगी, तो आपके 2-3 पेपर आराम से कवर हो रहे हैं। ठीक है, या तो आप अपनी स्ट्रेटजीज ऐसे बना लें, वो क्या वो मिसाल है, किल 2 birds with 1 stone। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो है वो तो डॉक्यूमेंट्रीज अगर आप इस चीज की देख लेते हैं, क्लास में हम अगर इकट्ठे एक देख लेते हैं 1-1.5 घंटे की, तो इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम स्ट्रेटजी अपनी ये बना लेते हैं कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं, वो फिर आपको जहन में रहेगी, या एटलीस्ट बेसिक्स विद मैप्स एंड ऑल दैट। क्लियर होगी बात? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड? चलो आगे देखिए कि क्या हुआ था। अच्छा, अब पाकिस्तान ने क्या किया था, जो पाकिस्तान सपोर्ट टू एंटी दाऊद फोर्सेस, फिर आपका सौर रेवोल्यूशन आई, SAUR, एलिमिनेशन ऑफ दाऊद बाय कम्युनिस्ट फोर्सेस इन अप्रैल 1978. So Kabul was taken over by the People's Democratic Party of Afghanistan, PDPA. PDPA क्या बना? People's Democratic Party of Afghanistan. So the country was renamed the Democratic Republic of Afghanistan, DRA. And in your answer you can mention these abbreviations. पहले शुरू में आप एक एब्रीवेशन लिख के और उसकी एक पूरी इंटरप्रिटेशन कर दें कि इससे क्या मतलब है, और फिर नेक्स्ट टाइम आप शॉर्ट उसमें यूज करते जाएंगे तो आपका टाइम सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी रेवोल्यूशन हुई और फिर आपका देन कम्युनिस्ट रिफॉर्म्स आए। सो जब कम्युनिस्ट रिफॉर्म्स आए तो उसमें क्या था कि पाकिस्तान हैड नो अदर ऑप्शन बट ईदर टू सरेंडर और टू गो फॉर ऑल आउट सपोर्ट टू द फोर्सेस रेजिस्टिंग अगेंस्ट द कम्युनिस्ट रेजिम। अब देखें, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें डेली बेसिस पे भी कुछ ना कुछ हो रहा था, वो फिर आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी इन डिटेल।
लेकिन इन योर एग्जाम्स यू हैव टू जस्ट मेंशन और हाईलाइट ऑल द इम्पोर्टेंट, ठीक है। बट फॉर योर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, अब सौर रेवोल्यूशन क्या थी, वो क्यों हुई, क्या वजह बनी, कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी, ये सारा आप लोगों को देखना पड़ेगा, तभी आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी इन चीज़ों को लेकर, समझा गया। और ये इतनी दिस स्टडी विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि एक दफ़ा की टर्म समझनी है, लिंक करनी है चीज़ों को, और फिर यू हैव टू मूव ऑन। तो जस्ट माई सजेशन इज जस्ट स्पेंड 1 वीक ऑन दीज थिंग्स, अपना टाइम टेबल बना लें कि भाई दिन में अगर जब कभी व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड फ्रॉम योर स्टडी, तो आपके अच्छा माइंड रिफ्रेश करने के लिए ये वाली चीज़ पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्पेंड एवरी डे फॉर योर स्टडीज? 8 hours? Now 3 to 4 is not sufficient. 8 to 9, 3 to 4 में तो आपका माइंड बनना शुरू होता है। देखें जो फर्स्ट आवर होता है ना, उसमें जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, आपको बताइए समझ नहीं आ रही थी कि हमने पढ़ना क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता। When you constantly spend 2 to 3 hours, फिर आपका एक टेम्परामेंट बनना शुरू होता है। तो एटलीस्ट 8 to 9 hours इम्पोर्टेंट। सुबह फिर जाना है ऑफिस, तो फिर यू नीड टू ब्रिंग आउट सम वेज। हाँ देखिए, ऑफिस में बैठ के नहीं ये काम हो सकते हैं, एंड दोज हु आर गिविंग यू मनी दे विल नॉट लेट यू टू डू योर ओन। अच्छा, दूसरी ये करें कि आप लोग ना छोटे छोटे नोट्स बना लें। वो जो किताबों पे वो चिट्स नहीं बनती हैं, जो स्टिकी नोट्स होते हैं जिस तरह, या तो उसमें आप कर लें कि अच्छा जी उधर क्या था, वो वाली बातें क्या थी, वो थी। वो ये होता है कि वो आपको ना क्विक रिविजन, जैसे वोकैबुलरी जब याद की जाती है तो वोकैबुलरी में हम वो नोट्स बना लेते हैं ना, वो फ्लैश कार्ड्स बना लेते हैं। आपने दिन का डिसाइड कर लिया कि जी 20 to 30 वर्ड्स वी हैव टू स्टडी और आई हैव टू मेमोराइज दैट, तो वो फिर आप छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लेते हैं। वो फिर चलते बैठते, ड्राइव कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ड्राइव करते हुए नहीं पढ़िएगा ठीक है। तो अगर कोई और ड्राइव कर रहा है तो फिर उन कार्ड्स को निकाल के पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर ये छोटे मिनी कंप्यूटर तो हर वक्त आपके पास ही है, स्मार्टफोन्स। बट यस, हियर इट इज़ अ क्वेश्चन कि उस स्मार्टफोन का इस्तेमाल क्या हो रहा है। पढ़ लें, अच्छे हेल्पफुल हो जाते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको, हाँ वो तो फिर उसमें वो ज़्यादा अपना बता रहे थे जी, मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी, मेरा डाटा फाइंडिंग क्या था, हाँ वो भी हेल्प हो जाती। आपने ये देखना है कि जी व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन इट। इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग ओनली देन कंटिन्यू, अदरवाइज ड्रॉप इट। एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन इज इम्पोर्टेंट। योर स्मार्टफोन इज़ वेरी गुड थिंग इन योर हैंड। आप इसमें से थोड़ा सा इंस्टाग्राम से निकल जाएं, थोड़ा सा फेसबुक से निकल जाएं, अपने आप को यूट्यूब पे हो जाए। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आई वॉज टॉकिंग विद माई फ्रेंड येस्टरडे, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वो जो सारा दिन हम फेसबुक चलाते रहते हैं यूं तो वो उस टाइम पे हम यूट्यूब क्यों नहीं देख लेते हैं, उस पर हम कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें, कोई कुछ पढ़ लें। करते हैं आप लोग? यूट्यूब पे देखे होते ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही होता है, वो जो फेसबुक पे रील्स होती हैं वो देखना शुरू कर दें आप, 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे गुजरता है पता नहीं चलता। लेकिन अगर उस 1 घंटे में आपसे कहा जाए कि वो एक आर्टिकल पढ़ लो, ओह बड़ी मुसीबत है।
किस चीज़ पे? क्योंकि मोबाइल लेते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन 2 घंटा वैसे ही जाया हो जाता है। देखें, होना ये चाहिए कि जब फालतू चीज़ें ना अनइंस्टॉल ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दें, डीएक्टिवेट कर दें, फेसबुक डीएक्टिवेट कर दें। व्हेन यू हैव सम विजन, सो फोकस ऑन योर विजन।